इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो कि नवंबर 2021 में आयोजित होना है, उसी संदर्भ में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 कक्षा 10 गणित के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 60 प्रश्न होंगे जिन्हें आपने 90 मिनट में हल करना है। प्रश्न 1, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हैं। तो आपने द्विघात सूत्र यानी श्रीधराचार्य जी का सूत्र पढ़ा होगा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस समीकरण के मूल होते हैं, अर्थात विकल्प 3 सही है। प्रश्न 2, x ऋण 2a x ऋण a x धन a x धन 2a का माध्य है। तो माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो इसके लिए आप दिए गए पदों को जोड़ेंगे और उसमें पदों की संख्या अर्थात 5 का भाग देंगे। तो यहाँ पर ऋण 2a से धन 2a कैंसिल हो जाएगा, ऋण a से धन a कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा x धन x धन x धन x धन x। तो x को 5 बार जोड़ेंगे तो आएगा 5x और नीचे से है बटा 5, 5 से 5 कटेगा तो आंसर आएगा x यानी विकल्प 1। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हैं। यह कथन असत्य होगा क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। दूसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या अवश्य होता है। 3, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप जानते होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है। चौथा प्रश्न है, cos 30 गुणा cos 60 ऋण sin 30 गुणा sin 60। तो cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2 गुणा cos 60 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान 1/2 और sin 60 का मान वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3 से 1 को गुणा करेंगे वर्गमूल 3 और 2 से 2 को गुणा करेंगे 4, ऋण 1 से वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे वर्गमूल 3 बटा 2 गुणा 2 यानी 4। वर्गमूल 3/4 से वर्गमूल 3/4 कटा बराबर आया 0। पांचवें प्रश्न में आपको दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है। तो इसको हम वैकल्पिक विधि से हल कर लेते हैं। तो पहला निर्देशांक है ऋण 5 7, दूसरा है ऋण 4 ऋण 5, तीसरा है ऋण 1 ऋण 6 और चौथा है 4 और 5। उसके बाद हम पहले वाले निर्देशांक को अंत में दोबारा लिखेंगे, ऋण 5 और 7। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 1/2। पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे, ऋण 5 और ऋण 5 गुणा करेंगे धन 25। फिर हम ऋण 4 और ऋण 6 को गुणा करेंगे तो आएगा धन 24। उसके बाद ऋण 1 और 5 को गुणा करेंगे ऋण 5, फिर 4 और 7 को गुणा करेंगे धन 28। उसके बाद आप लिखेंगे ऋण, पुनः हम ऋण 5 और 5 को गुणा करेंगे तो ऋण 25, 4 और ऋण 6 को गुणा करेंगे ऋण 24, ऋण 1 और ऋण 5 को गुणा करेंगे धन 5, ऋण 4 और 7 को गुणा करेंगे ऋण 28। अब देखिए 1/2, 24 और 25 को जोड़ेंगे 49 में से 5 कम करेंगे 44 और 44 में हम 28 जोड़ लेंगे तो यह मिलेगा 72। उसके बाद दूसरे कोष्ठ में ऋण 25 ऋण 24 और ऋण 28 को जोड़ेंगे, यह आएगा -77
और उसमें +5 को कम करेंगे तो मिलेगा -72। उसके बाद 1/2 72 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +72। 1/2 गुणा 72 और 72 को जोड़ेंगे तो 144 प्राप्त होगा। 2 का भाग 144 में 72 बार जाएगा। 1 और 72 को गुणा करेंगे तो यह आएगा 72। तो आंसर आएगा 72 वर्ग इकाई। प्रश्न 6 है 6/5 A4 एक AP में है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको AP का पहला पद जिसे हम A कहते हैं वह दिया गया है 6/5 और AP का जो दूसरा पद है जिसे आप A2 कह सकते हैं वह दिया गया है A और A3 आपको दिया गया है 4। A2 बराबर होता है A प्लस D, तो A प्लस D बराबर हो गया A और A3 होता है A प्लस 2D, यह बराबर हुआ 4। अब हम A के स्थान पर 6/5 लिखेंगे तो यह मिलेगा 6/5 धन 2D बराबर 4। 2D बराबर आ जाएगा 4 ऋण 6/5। इसे आप हल करेंगे 5 चक्को 20, 20 में 6 कम कर लेंगे 14/5। तो 2D बराबर आ गया 14/5। तो यहाँ से आपको D बराबर मिलेगा 14/5 गुणा 2। 2 से 14 को काट लेंगे 7 बार तो D आपको मिल गया 7/5। अब इस समीकरण में आप A के स्थान पर 6/5 लिख लेंगे और D के स्थान पर 7/5 लिखेंगे बराबर A। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 13/5 बराबर A, यानी A का मान आपको 13/5 मिलेगा। प्रश्न 7 AP 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है? माना इसका nवां पद 210 है तो आपको दिया गया है A बराबर 21 और D आप यहाँ से ज्ञात कर लेंगे 42 ऋण 21 कर लीजिए तो आपको D बराबर मिलेगा 21। फिर आपको nवां पद अर्थात AN बराबर दिया गया है 210। nवां पद जो होता है वह होता है A प्लस n-1 इंटू D, तो यह बराबर हो जाएगा 210। A के स्थान पर आप 21 लिखेंगे, n आपको ज्ञात करना है और D के स्थान पर 21 लिखेंगे, यह बराबर होगा 210। अब हम 21 को दाईं ओर भेजेंगे तो आपको मिलेगा n ऋण 1 गुणा 21 बराबर 210 ऋण 21। तो यह हो जाएगा n-1 गुणा 21 बराबर 210 में से 21 कम करेंगे तो 189 और n-1 बराबर हो जाएगा 189/21। अब आप 21 का भाग 189 में देंगे तो यह 9 बार जाएगा तो हमें मिला n ऋण 1 बराबर 9, तो n बराबर हो जाएगा 9। ऋण 1 को दाईं ओर भेजेंगे तो धन 1 अर्थात n बराबर 9 धन 1 यानी 10। तो 10वां पद 210 होगा। प्रश्न 8 दी हुई आकृति में PA केंद्र O और त्रिज्या 5 सेमी वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि OP 13 सेमी है तो PA का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया है वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी 13 सेमी है और वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है 5 सेमी और हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वह स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है। तो त्रिभुज PAO एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका कर्ण OP होगा। तो त्रिभुज की भुजा PA की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो यह हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण के वर्ग में से हम जो दूसरी भुजा है उसका वर्ग घटा लेंगे, यानी L बराबर √D² - R²। तो D के स्थान पर लिखेंगे 13 और R के स्थान पर लिखेंगे 5। 13 का वर्ग होगा 169 और 5 का वर्ग होगा 25। 169 में से 25 कम करेंगे तो 144 और 144 का वर्गमूल 12 होगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आएगी 12 सेमी।
प्रश्न 9, आलेख द्वारा निरूपित बहुपद px के शून्यकों की संख्या है। तो आप देखेंगे कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो यह ग्राफ x अक्ष को बिंदु A, C और E अर्थात 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, यानी विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 10, यदि समीकरण 3x² ऋण 4x धन c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो समीकरण का जो वियुक्त कर है वह 0 के बराबर होता है। तो वियुक्त कर का मान होता है b² - 4ac। तो इसके लिए आप दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a आपको 3 मिलेगा, b आपको ऋण 4 मिलेगा, c आपको c ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे b के स्थान पर ऋण 4 लिखेंगे और a के स्थान पर 3 लिखेंगे और c के स्थान पर c ही लिखेंगे। तो यह हो जाएगा ऋण 4 का वर्ग 16, ऋण 4 तिया 12, c बराबर 0। अब हम 16 को दाएं साइड पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12c बराबर ऋण 16। तो c बराबर आ जाएगा ऋण 16 बटा ऋण 12, ऋण से ऋण कटा, 4 से 16 4 बार और 12 3 बार कटेगा, तो c बराबर बचेगा 4/3। तो विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न 11, एक एपी में यदि a1 बराबर 1, an बराबर 20, sn बराबर 399 है तो n का मान है। तो देखिए आपको पहला पद दिया गया है 1 और nवां पद जो कि a + n-1 × d होता है वह दिया गया है 20। तो यहाँ पर आप a के स्थान पर a1 यानी 1 लिखेंगे तो यह बनेगा 1 धन n-1 × d बराबर 20। तो यहाँ से हम धन 1 को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा n ऋण 1 गुणा d बराबर 20 ऋण 1, यानी n ऋण 1 × d बराबर 19। अब आपको Sn बराबर दिया गया है 399, Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। तो यह बराबर हो जाएगा 399। n आपको ज्ञात करना है और a के स्थान पर आपने a1 यानी 1 लिखना है, n-1 × d का मान 19 आ चुका है तो इसके जगह पर हम 19 लिखेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 399। अब हम 2 को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो 2 दाईं ओर 399 के साथ गुणा में जाएगा तो यहाँ आपको मिलेगा n गुणा 2 और 1 को गुणा करेंगे 2 और उसमें 19 जोड़ेंगे तो मिलेगा 21। यह बराबर हो जाएगा 399 गुणा 2। n बराबर मिल जाएगा 399 गुणा 2 बटा 21, जो n के साथ गुणा में है यह बटा में जाएगा। अब आप 7 का भाग 21 में देंगे 3 बार जाएगा और 399 में 7 का भाग 57 बार जाएगा, 3 का भाग 57 में 19 बार जाएगा, n बराबर बचेगा 19 गुणा 2 यानी 38, अर्थात विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 12, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा x अक्ष के समांतर रेखा को निरूपित करता है। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा y बराबर 4। प्रश्न 13, एक ठेकेदार 50 मीटर गहरा कुआं खोदने के लिए पहले मीटर के लिए लागत रुपया 1000, दूसरे मीटर के लिए रुपया 1040, तीसरे मीटर के लिए रुपया 1080 तथा ऐसे ही क्रम में अन्य मीटर के लिए सहमत हुआ। कुआं खोदने की कुल लागत है। तो आपको पहले मीटर का खर्च दिया गया है 1000 रुपया और दूसरे मीटर का खर्च आपको दिया गया है 1040 रुपया, तीसरे मीटर का खर्च आपको दिया गया है 1080 रुपया। यदि हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, 1040 में से 1000 को घटाने पर 40 मिलेगा, इसी प्रकार 1080 में से 1040 को घटाने पर भी 40 मिलेगा। तो यहाँ पर सार्वंतर समान है। इसका मतलब हुआ कि जो यह
खर्च है वह एक समांतर श्रेणी बना रहा है। तो हम यहाँ पर डी ज्ञात कर लेंगे सारवंतर, तो यह हो जाएगा 1040 ऋण 1000 यानी 40। अब कुल जो कुआं खुदना है वह 50 मीटर तक खुदना है, अर्थात पदों की संख्या कुल 50 होगी। अब हमें खर्च का योग निकालना है, तो इसके लिए हम सूत्र लगा लेंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n आपके पास 50 है, आपने 50 मीटर गहरा कुआं खोदना है, तो S 50 बराबर हो जाएगा 50/2। 2 गुणा a की जगह पर 1000 लिखेंगे, धन n की जगह पर 50 ऋण 1 और d की जगह पर 40 लिखेंगे। 2 का भाग 50 में 25 बार जाएगा, तो 25। 1000 और 2 को गुणा करेंगे 2000, धन 50 में 1 कम करेंगे 49 और 40 को गुणा करेंगे तो आएगा 1960। 25 गुणा 2000 में 1960 जोड़ेंगे तो 3960। 3960 को 25 से गुणा कर लेंगे तो आपको मिलेगा 99,000। तो 50 मीटर गहरा कुआं खोदने में 99,000 का खर्चा आएगा। यदि समीकरणों ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 और x² धन x धन b बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल x बराबर 1 है तो ab का मान है। x बराबर 1 एक उभयनिष्ठ मूल है, अर्थात x बराबर 1 दोनों समीकरणों का हल होगा, इसलिए x बराबर 1 दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो आप दोनों समीकरणों में x की जगह पर 1 लिखेंगे। तो पहले समीकरण में यदि हम x की जगह 1 लिखें तो यह होगा a गुणा 1 का वर्ग धन a गुणा 1 धन 3 बराबर 0। a गुणा 1 का वर्ग करेंगे 1 धन a गुणा 1 आएगा a धन 3 बराबर 0। a से 1 को गुणा करेंगे a धन 3 बराबर 0। a में a जोड़ेंगे तो 2a धन 3 बराबर 0। यहाँ से आपको मिलेगा 2a बराबर 3 को आप दाएं ओर पक्षांतर करेंगे तो यह आएगा 0 ऋण 3 अर्थात ऋण 3। तो हमें मिलेगा a बराबर ऋण 3/2। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण में भी x बराबर 1 रखेंगे तो यह होगा 1 का वर्ग धन 1 धन b बराबर 0। 1 का वर्ग 1 होगा धन 1 धन b बराबर 0। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 धन b बराबर 0। b बराबर हो जाएगा 0 ऋण 2 अर्थात ऋण 2। आपको a मिला ऋण 3 और b मिला ऋण 2। आपने a गुणा b ज्ञात करना है तो ab बराबर हो जाएगा ऋण 3 गुणा ऋण 2 अर्थात ऋण गुणा ऋण धन 3 गुना 6 अर्थात 6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहुपद x की घात 5 ऋण x की घात 3 धन 2x ऋण 2 का एक शून्यक है। तो दिए गए मानों में से जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात दिए गए मानों में से जिस मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य आएगा वह मान ही बहुपद का शून्यक होगा। तो पहला आपको दिया गया है 1, तो इस बहुपद को हम px मान लेते हैं। px में हम x की जगह पर 1 लिखेंगे तो यह मिलेगा p1 बराबर 1 की घात 5 ऋण 1 की घात 3 धन 2 गुणा 1 ऋण 2। 1 की घात 5 का मान 1 होगा, 1 की घात 3 का मान भी 1 ही होगा, धन 2 गुणा 1 2 होगा ऋण 2। 1 ऋण 1 0, 2 ऋण 2 0। तो x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए x बराबर 1 ही इस बहुपद का शून्यक होगा। प्रश्न 16 यदि समीकरण 4x धन 5y बराबर 2 और 12x धन p धन 16 गुणा y बराबर 6 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो p का मान है। तो सबसे पहले हम दिए गए समीकरणों को मानक रूप में लिखेंगे। अब आपको दिया गया है कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इस स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। अब a1 हमारे पास है 4 और a2 है 12, b1 है 5, b2 है
P-16, C1 है ऋण 2 और C2 है ऋण 6। 4 और 12 4 से कट जाएंगे 1 और 3 बार। यहाँ ऋण से ऋण कट जाएगा 2 से 6 3 बार। इसे हम पहला, इसे दूसरा और इसे तीसरा कह सकते हैं। अब हम फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड को लेंगे जिससे हमें P का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम पहले और दूसरे को ले लेते हैं। पहला है 1/3 और दूसरा है 5/P-16। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे। P-16 1 के साथ गुणा होगा और 3 5 के साथ गुणा होगा। P-16 से 1 को गुणा करेंगे तो P-16 और 3 और 5 गुणा होंगे तो 15। अब यहाँ से P बराबर हो जाएगा 15-16 दाईं ओर जाएगा तो ऋण 16। तो P बराबर आ जाएगा 15 ऋण 16 यानी ऋण 1। तो आंसर आएगा ऋण 1। प्रश्न 17 है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? B का संगत बिंदु R है। यदि ABC और PQR सर्वांग सम होंगे तो B का संगत Q होगा। तो पहला कथन गलत है। C का संगत Q है तो C का संगत R है, यह भी गलत है। A का संगत R है, A का संगत P है न कि R। अंतिम है A का संगत P है तो A का संगत बिंदु होगा P। तो विकल्प 4 सही है। प्रश्न 18 A1 A2 A3 अप टू सो ऑन A21 तक वे AP में हैं जिनका वनिष्ठ अंतर D है। A1 A5 A9 और A13 होना चाहिए। तो देखते हैं A बराबर हमारे पास है A1 और हमसे पूछा गया है A1 A5 A9 और A13 होंगे। A5 बराबर होगा A प्लस 4D अर्थात A1 प्लस 4D। इसी प्रकार A9 का मान होगा A प्लस 8D अर्थात A1 प्लस 8D और A13 का मान होगा A प्लस 12D यानी A1 धन 12D। अब हम देखते हैं जो यह सीरीज बन रही है वह बन रही है A1, दूसरा पद है A1 धन 4D, तीसरा पद है A1 धन 8D और चौथा पद है A1 धन 12D। तो सबसे पहले हम इनका उभयनिष्ठ अंतर यानी सार्वंतर देखते हैं। पहला सार्वंतर यदि हम देखें A1 प्लस 4D में से हम A1 को घटाएंगे यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो यह अंतर 4D है। इसी प्रकार हम दूसरा सार्वंतर ज्ञात करेंगे जिसमें हम तीसरे पद A1 धन 8D में से दूसरे पद A1 धन 4D को घटाएंगे। तो घटाने पर A1 और A1 कैंसिल हो जाएंगे। 8D में से 4D कम करेंगे तो 4D आएगा। इसी प्रकार हम D3 निकालेंगे। इसके लिए हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो यह भी आपको 4D प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं कि जो A1, A5, A9 और A13 की श्रेणी बन रही है उनका सार्वंतर 4D अर्थात समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी होगी अर्थात एक AP होगी जिसका सार्वंतर 4D है। तो दिए गए उत्तरों में से तीसरा उत्तर सही होगा। AP में होने चाहिए जिनका वनिष्ठ अंतर 4D है। प्रश्न 19 संख्याओं 4, 15, 19, 21, 6 का माध्यिका है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम दिए गए पदों को आरोही क्रम में रखेंगे। तो सबसे छोटा पद है 4, उससे बड़ा है 6, फिर है 15, 19 और 21। अब पदों की संख्या देखेंगे। पदों की संख्या है 5 यानी विषम है। तो विषम के लिए ठीक बीच का पद माध्यिका होगा। तो ठीक बीच का पद 15 है। दी गई संख्याओं की माध्यिका 15 होगी। प्रश्न 20 अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। तो आप कोई भी अशून्य परिमेय संख्या ले लीजिए यानी शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या लें, उसको अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो वह सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका उत्तर होगा हमेशा अपरिमेय। प्रश्न 21 त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड AOB है जो वृत्त के केंद्र पर 45 अंश का कोण अंतरित करता है। इस त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपको दिया गया है 45, तो यह हो जाएगा 45 बटा 360 गुणा पाई, तो हम पाई लिखेंगे, और आर की जगह आपको दिया गया है 4, तो आर स्क्वायर है तो हम 4 गुणा 4 लिखेंगे। 45 से 360 8 बार कटेगा, 4 से 8 2 बार, और 2 से 4 2 बार कटेगा, तो हमारे पास बचा पाई गुणा 2 अर्थात 2 पाई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 पाई सेमी स्क्वायर। प्रश्न 22, यदि एक AP A18 माइनस A14 बराबर 32 है तो उसका सारवांतर है। तो A18 का मान होगा A धन 17D और A14 का मान होगा A धन 13D। यह बराबर हुआ 32। A धन 17D ऋण 1 से हम अंदर गुणा करेंगे तो यह होगा ऋण A ऋण 13D बराबर 32। A और माइनस A कट जाएंगे। 17D ऋण 13D का मान होगा 4D बराबर बचा 32। तो यहाँ से D बराबर हो जाएगा 32 बटा 4 यानी 8। तो प्रश्न का उत्तर आएगा 8। प्रश्न 23, संख्या 1 बटा वर्गमूल 5 धन 1 बटा वर्गमूल 2 का प्रमेयीकृत रूप है। तो इसके लिए आप अंश और हर दोनों को हर के कंजुगेट से गुणा करेंगे। तो वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 का कंजुगेट यानी संयुग्मी होगा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2। तो इसको हम अंश में भी गुणा करेंगे वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 से, और हर में भी गुणा करेंगे। तो अंश में जब हम इसे 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 ही रहेगा, और हर में सूत्र लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो रहा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2, नीचे वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे 5 आएगा, और वर्गमूल 2 का वर्ग 2 होगा। तो यह बचा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 बटा 5 में 2 कम करेंगे 3। तो यही प्रश्न का उत्तर होगा, अर्थात विकल्प 3 सही है। प्रश्न 24, दी गई आकृति में केंद्र O वाले वृत्त के परिघ PQRS एक चतुर्भुज है। यदि PD 4 सेमी, OB 3 सेमी, RC 6 सेमी, SD 5 सेमी, तो PQ बराबर है। तो आपको PQ का मान ज्ञात करना है। आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में समान होती हैं। तो इस प्रमेय से देखिए P से A तक और P से D तक जो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PD आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब आपको दिया है PD बराबर 4 सेमी है, तो इसका मतलब हुआ PA भी कितना होगा, 4 सेमी होगा। इसी प्रकार बिंदु Q से A और B पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, तो इस यहाँ पर भी QA और QB दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होगी। अब प्रश्न के अनुसार आपको QB का मान 3 सेमी दिया गया है। अब हमें PQ भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चित्र को देखिए, PQ की लंबाई को आप लिख सकते हैं PA धन AQ या QA। तो PQ बराबर हो जाएगा PA प्लस QA। अब देखिए PA का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और QA का मान है 3 सेमी। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 7 सेमी, अर्थात विकल्प 1 सही है। प्रश्न 25, दी गई आकृति में D समांतर BC है। यदि AD बराबर 2 सेमी, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 7.5 सेमी है तो DE बराबर है। देखिए त्रिभुज ABC में जो DE है वह BC के समांतर है, तो इसका मतलब हुआ ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों संगत कोण हैं, और इसी प्रकार ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये भी संगत कोण है। अब हम देखेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में ये कोण बराबर है, दूसरा कोण बराबर है, कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसका मतलब हुआ त्रिभुज ADE की भुजा AD और उसके समरूप त्रिभुज ABC की संगत भुजा AB
का अनुपात पहले त्रिभुज की भुजा डी और दूसरे त्रिभुज की भुजा BC के अनुपात के बराबर होगी। अब हम इनका मान रखेंगे। AD का मान आपको दिया गया है 2 सेमी, AB का मान दिया गया है 5 सेमी, D आपको ज्ञात करना है और BC का मान है 7.5। तो यहाँ से D बराबर हो जाएगा 2 गुणा 7.5 बटा 5। 5 से 7.5 को काट लेंगे 1.5 बार, 1.5 से 2 को गुणा करेंगे तो यह आएगा 3। तो आंसर हो जाएगा 3 सेमी। प्रश्न 26, केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 50 अंश है। यदि ये स्पर्श रेखाएं वृत्त से P और Q पर मिलती हैं तो कोण POQ बराबर है। देखिए आपको एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है और वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो कि वृत्त को बिंदु P और Q पर स्पर्श करती हैं। इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 50 अंश दिया गया है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कोण POQ का मान क्या होगा, यानी आपने इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो यह स्पर्श बिंदु है, यह त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा है, तो यह कोण 90 का होगा। इसी प्रकार यह स्पर्श रेखा है और यह वृत्त की त्रिज्या है तो यह कोण भी 90 होगा। अब यदि हम यहाँ पर नाम दे दें R, तो चतुर्भुज POQR के चारों अंतःकोणों का योग 360 होगा। तो इसका एक कोण 50 है, ये 2 कोण 90 हैं, ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 50 धन 90 धन 90 धन कोण POQ बराबर 360। अब आप 50, 90 और 90 को जोड़ेंगे तो योगफल 230 प्राप्त होगा। अब आप 230 को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो कोण POQ बराबर आएगा 360 माइनस 230। तो घटाने पर यह 130 अंश प्राप्त होगा, यानी विकल्प 4 सत्य है। प्रश्न 27, दी गई आकृति में D समांतर BC है। यदि AD बराबर 5 सेमी, DB बराबर 8 सेमी और AE बराबर 7.5 सेमी है तो EC का मान है। तो आपको AD दिया गया है 5, DB दिया गया है 8, AE दिया गया है 7.5 और EC हमें ज्ञात करना है। तो आप थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर AE बटा EC। तो AD आपको दिया गया है 5, BD दिया गया है 8, AE दिया गया है 7.5, EC हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम EC ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 8 गुणा 7.5 बटा 5। 5 से 7.5 को 1.5 बार काटेंगे, 1.5 से 8 को गुणा करेंगे तो यह आएगा 12.0 अर्थात 12 सेमी। प्रश्न 28, वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। वृत्त का केंद्र O है तथा कोण PBA बराबर 120 है। यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेमी है तो OP का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु A एक स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है तो यह कोण आपको प्राप्त होगा 90 अंश। और आपको दिया गया है कोण APB 120, तो आपको प्राप्त होगा APO बराबर 120 का आधा यानी 60। अब आपने OP का मान ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे समकोण त्रिभुज PAO में AP बटा OP, तो AP इसका आधार है, OP इसका कर्ण है और यह कोण आपको 60 दिया गया है। तो आधार बटा कर्ण होता है कोस, तो यह हो जाएगा कोस 60 अंश। AP का मान 5 है और OP का मान हमें ज्ञात करना है। कोस 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ से हम त्रियक गुणा करेंगे, OP से 1 गुणा होगा, OP बराबर आ जाएगा 5 गुणा 2 यानी 10। तो आंसर आएगा 10 सेमी।
प्रश्न 29, दी गई आकृति में त्रिज्याओं 10 सेमी और 8 सेमी वाले दो वृत्तों का एक ही केंद्र O है। AB बिंदु P पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। AB की लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए OP स्पर्श रेखा AB पर लंब होगी, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो कहने का मतलब है त्रिभुज APO एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आप समकोण त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिससे भुजा AP बराबर आ जाएगी √ कर्ण का वर्ग यानी 10 का वर्ग ऋण लंब का वर्ग अर्थात 8 का वर्ग। 10 का वर्ग होगा 100, 8 का वर्ग होगा 64, 100 में 64 कम करेंगे 36, 36 का वर्गमूल आएगा 6। तो AP आपको मिल गया है 6 सेमी। अब आपने AB ज्ञात करना है, तो PB भी जो है AP के बराबर होगा, यानी P से B तक भी 6 सेमी होगा। 6 में 6 जोड़ेंगे 12 सेमी AB की लंबाई होगी। प्रश्न 30, दी गई आकृति में O एक वृत्त का केंद्र है। यदि कोण OAB बराबर 50 अंश है तो कोण ACB का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज OAB में OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये आपस में समान होंगी। अब किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में यह कोण 50 है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यह कोण भी कितना हो जाएगा 50। अब त्रिभुज OAB में दो कोण आपको ज्ञात हो गए हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोण 50-50 यानी 100 हैं, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा 80 अंश। अब यहाँ पर हमें चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात हो चुका है, जो कि 80 है, और चाप AB द्वारा शेष परिधि पर बना कोण हमने ज्ञात करना है। तो शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो 80 का आधा आप करेंगे तो कितना मिलेगा 40। तो कोण ACB का मान मिलेगा 40 अंश। प्रश्न 31, दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर है 16/25। AB दिया गया है 20, PQ बराबर आपको ज्ञात करना है। तो आपने समरूप त्रिभुजों का एक गुण पढ़ा होगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ABC और PQR का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात AB और संगत भुजा PQ के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो हमें एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR दिया गया है 16/25 और AB आपको दिया गया है 20, PQ आपको ज्ञात करना है। तो 16/25 होगा 4/5 का स्क्वायर और यह हुआ 20/PQ का वर्ग। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4/5 बराबर 20/PQ, अर्थात PQ बराबर हो जाएगा 20 गुणा 5/4। 4 से 20 कटा 5 बार, 5 गुणा 5 आएगा 25। तो विकल्प 4 सही होगा। दी गई आकृति में D समांतर BC है। यदि AD बराबर 25 सेमी, AE बराबर 10 सेमी, BD बराबर x3 सेमी है और EC बराबर x सेमी है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको यह चित्र दिया गया है, इसमें आप थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब देखिए AD कितना है 25, BD है x3 और AE है 10, EC है x। यहाँ से आप तिर्यक गुणा करेंगे, 10 से x3 को गुणा करेंगे तो यह मिलेगा 10x3 और 25 से x को गुणा करेंगे तो 25x। अब आप 10x को दाईं ओर ले जाएंगे तो बचेगा 30 बराबर 25x ऋण 10x। 25x में से 10x घटाएंगे तो बचेगा 15x बराबर हो जाएगा 30। x बराबर आएगा 30/15 यानी 2। तो विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न 33, दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि
कोण ADC 130 है तो कोण CBA का मान होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण D और कोण B सम्मुख कोण है, इनका योग 180 होगा। कोण D 130 है तो कोण B 180 ऋण 130 अर्थात 50 अंश होगा। तो कोण CBA का मान होगा 50 अंश, यानी विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न 34, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। तो हमें दिया गया है वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 अंश है। आपने इसकी दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। मान लिया यह कोण थीटा है। अब हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, तो यह कोण 90 का होगा और यह कोण भी 90 होगा। अब आपको चतुर्भुज के 4 कोणों में से 3 कोण ज्ञात है, चौथा कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में से आप तीनों कोणों के योग यानी 90 धन 140 धन 90 को घटा लेंगे तो यह 40 अंश प्राप्त होगा। तो विकल्प 1 सही है। प्रश्न 35, 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 प्राप्त किया गया, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण 150 के स्थान पर 50 पढ़ा गया है। तो हम देखते हैं 50 पढ़ा जाने पर 100 प्रेक्षणों का योग हम ज्ञात करेंगे, तो योग बराबर हो जाएगा माध्य यानी 50 गुणा प्रेक्षणों की संख्या अर्थात 100 गुणा 50 यानी 5000। अब प्रश्न के अनुसार 150 को 50 पढ़ा गया, यानी योग में कितना अंतर आएगा। 150 में से आप 50 कम करेंगे 100 का अंतर आएगा, तो 50 के स्थान पर 150 लेने पर 100 प्रेक्षणों का योग आ जाएगा 5000 धन 100। योग 100 और अधिक होगा क्योंकि 150 में से 50 घटाने पर 100 प्राप्त होता है, तो योग आ जाएगा 5100। अब हमें इनका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर हो जाता है योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो यह आ जाएगा 51। तो विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 36, त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसे हम वैकल्पिक विधि से हल कर लेंगे। वैकल्पिक विधि से हल करने के लिए हम दिए गए शीर्षों को लिखते हैं, उसके बाद पहले शीर्ष को अंत में एक बार और लिखा जाता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, पहले आप इन्हें ऐसे गुणा करेंगे 4 गुणा 3 12 धन 1 गुणा 7 7 धन 6 गुणा 5 30 ऋण, फिर आप इन्हें ऐसे गुणा करेंगे 1 गुणा 5 5 धन 6 गुणा 3 18 धन 4 गुणा 7 28। अब आप पहले कोष्ठक की संख्याओं को जोड़ेंगे, 12 7 और 30 को जोड़ेंगे तो आएगा 49 माइनस इसी प्रकार 18 5 और 28 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 51। तो यह बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 49 माइनस 51 का मान आएगा ऋण 2 अर्थात ऋण 2/2 यानी ऋण 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम केवल आंकिक मान लेंगे, ऋण को छोड़ देंगे, तो यह आएगा 1 वर्ग इकाई। विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 37, ऊंचाई 30 सेमी और त्रिज्या 14 सेमी वाले बेलन को पिघलाकर 7 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो चलिए जो पहला बेलन है उसकी ऊंचाई को हम कैपिटल एच ले लेते हैं, वह है 30 सेमी और उसकी त्रिज्या r है 14 सेमी, और जो दूसरा बेलन बनाया गया है उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेमी, आपने उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक बेलन को पिघलाकर दूसरा बेलन बना हुआ है, तो जो मटेरियल पहले बेलन में था वही मटेरियल दूसरे बेलन में होगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों बेलनों का आयतन आपस में समान होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, तो यह हुआ दूसरा बेलन, पाई r स्क्वायर h यह हुआ पहले बेलन का आयतन। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल r का मान है 7, तो यह होगा 7 गुणा 7 गुणा h, और कैपिटल R का मान है 14, तो यह होगा 14 गुणा 14 गुणा h का मान है 30। तो यहाँ से आप h बराबर निकालेंगे 14 गुणा 14 गुणा
30 बटा 7 गुणा 7, 7 से 14 दो बार, 7 से 14 दो बार कटेगा, बचा 2 गुणा 2 गुणा 30 यानी 120 सेमी। इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 38 साइन थीटा बराबर 1/2 है, आपको कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। आपको साइन थीटा का मान 1/2 दिया है, तो यह हो जाएगा 1/1/2 अर्थात 2। अब आप कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा को आप कोसेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोसेक थीटा का मान 2 है, तो 2 का वर्ग आ जाएगा 4, तो विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न 39 दी गई आकृति में ए बी और सी बिंदु पी पर काटती हुई परस्पर दो लंब जीवाएं हैं। यदि कोण एडीसी बराबर 130 अंश है, बीसी बराबर बीई है, तो कोण सीबीई बराबर है। तो आपको कोण सीबीई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यह 130 है, तो इसके सामने का कोण आ जाएगा 50 अंश। अब त्रिभुज पीबीसी में देखें, यह कोण 50 है, यह आपको लंब दिया गया है तो 90 होगा। तो तीसरा कोण आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, 180 में से 90 धन 50 यानी 140 को घटाएंगे तो यह कोण 40 अंश होगा। अब हम जाएंगे त्रिभुज CBE में, इसकी दो भुजाएं समान हैं, तो इनके समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होंगे, अर्थात यह कोण 40 है, तो यह कोण भी कितना होगा 40। पुनः हम त्रिभुज CBE में आते हैं। CBE के दो कोण आपको 40 और 40 ज्ञात हैं। तीसरा कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 180 में से 40 धन 40 यानी 80 को घटाएंगे तो तीसरा कोण आएगा 100 अंश। तो इस तीसरे कोण का मान ही आपको ज्ञात करना है। आपसे प्रश्न पूछा गया है CBE कोण का मान, तो यह आएगा 100 अंश। प्रश्न 40 दी गई आकृति में केंद्र O वाले वृत्त की PT स्पर्श रेखा है। यदि कोण QPT 60 अंश है तो कोण PRT का मान ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, तो यह पूरा कोण होगा 90, इतना आपको दिया गया है 60, तो यह कितना हो जाएगा 30। अब त्रिभुज OPQ में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इनके सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, अर्थात यह कोण भी कितना होगा 30। अब त्रिभुज के दो कोण 30 हैं, तो तीसरा कोण 180 में से 30 धन 30 घटाएंगे यानी 180 में से 60 घटाएंगे तो मिलेगा 120। वृत्त के चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बना कोण है 120, तो 120 का आधा करेंगे तो मिलेगा 60, यानी विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 41 चार दिए गए बिंदु PQRS में से द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु है। तो आप जानते होंगे जो दूसरे चतुर्थांश का भुज ऋणात्मक होता है और कोटि धनात्मक होता है। तो दिए गए बिंदु में आप देखेंगे ऋणात्मक और धनात्मक वाला बिंदु क्या है S है, तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा बिंदु S द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे। प्रश्न 42 साइन 30 गुणा cos 60 का मान होगा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान भी होता है 1/2। 1 से 1 गुणा होगा 1, 2 से 2 गुणा होगा 4, यानी विकल्प 4 सही है। प्रश्न 43 थीटा बराबर 30 अंश के लिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का मान आपने ज्ञात करना है। तो यह हो जाएगा 2 sin 30 गुणा cos 30, यानी 2 sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान वर्गमूल 3/2। अब आप 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो बचा वर्गमूल 3/2, विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न 44 एक वृत्त जिसकी परिधि और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हैं की त्रिज्या है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो पाई से पाई कैंसिल, r से r का स्क्वायर कैंसिल, तो बचा r बराबर 2।
तो प्रश्न का उत्तर होगा 2 इकाई। प्रश्न 45, 8 सेमी ऊंचाई के एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, तब इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आपको दिया है h बराबर 8 सेमी और r बराबर 6 सेमी। आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर निकालेंगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसको आप हल करेंगे तो यह आएगा 10। अब हम निकालेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। यह बराबर हो जाएगा पाई आर एल, यानी पाई गुणा आर का मान दिया है 6, एल आपको प्राप्त हुआ है 10, 10 छक्के 60 पाई। प्रश्न का उत्तर आएगा 60 पाई वर्ग सेमी। प्रश्न 46, 6 सेमी भुजा के एक घन को 2 सेमी भुजा के घनों में काटा जाता है, तब घनों की संख्या होगी। माना 2 सेमी भुजा के n घन प्राप्त होते हैं, तो 2 सेमी भुजा के n घनों का आयतन 6 सेमी भुजा के घन के बराबर होगा, क्योंकि 6 सेमी भुजा के घन को काटकर ही 2 सेमी भुजा के n घन कटे हुए हैं। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 6 की घात 3 बटा 2 की घात 3। इसे आप हल करेंगे तो यह प्राप्त होगा 27। तो विकल्प 3 सही है। प्रश्न 47, दी गई आकृति में 14 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। पाई आपको 22/7 लेना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल ऋण वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा आपको ज्ञात है और वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वृत्त का जो व्यास आएगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा, यानी वृत्त का व्यास 14 सेमी होगा, तो त्रिज्या आएगी 7 सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा गुणा भुजा ऋण वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर आपको प्राप्त हुआ है 7, तो यह हो जाएगा 7 गुणा 7, 7 से 7 कटेगा। इसे हम हल करेंगे तो उत्तर आएगा 42 वर्ग सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा 42 वर्ग सेमी। प्रश्न 48, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1/h2 आपको दिया गया है 5:3। आपसे पूछा गया है इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पहले बेलन का आयतन होगा पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे बेलन का आयतन होगा पाई R2 स्क्वायर H2। पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, इसे आप लिख सकते हैं R1/R2 का वर्ग गुणा H1/H2। तो R1/R2 आपको दिया गया है 2/3 और H1/H2 आपको दिया गया है 5/3। 2/3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4/9 गुणा यह है 5/3। इसे आप गुणा करेंगे 4 और 5 गुणा करके 20, 9 और 3 गुणा करके 27 प्राप्त होगा, अर्थात 20:27 इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 49, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 10 सेमी है तथा ऊंचाई 4 सेमी है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको व्यास 10 सेमी दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी 10/2 यानी 5 और ऊंचाई आपको दिया गया है 4 सेमी। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r। तो यह हो जाएगा 2 पाई गुणा r की जगह 5 लिखेंगे और h की जगह पर आप 4 लिखेंगे, तो यह मिलेगा 5 दूना 10 पाई गुणा 5 और 4 जोड़ेंगे 9, 10 9 90 पाई। तो प्रश्न का उत्तर आएगा 90 पाई वर्ग सेमी। प्रश्न 50, धातु के एक ठोस घन की भुजा 44 सेमी है, इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोलियां बनाई जाती हैं। पाई बराबर 22/7 आपने लेना है, गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लिया 2 सेमी त्रिज्या के n गोले बनाए जाते हैं, तो n गोलों का आप आयतन ज्ञात करेंगे 4/3 पाई r क्यूब यानी त्रिज्या का क्यूब 2 का क्यूब। यह बराबर होगा 44 सेमी भुजा वाले घन का आयतन यानी a क्यूब। अब पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे, तो n गुणा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 2 की घात 3 बराबर 44 गुणा 44 गुणा 44। यहाँ से आप n बराबर निकालेंगे
तो यह 44 गुणा 44 गुणा 44 गुणा 3 गुणा 7 बटा 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मिलेगा। इसे आप सरल करेंगे, सरल करने पर इसका मान 2541 प्राप्त होगा। प्रश्न 51, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। यदि इन आंकड़ों का माध्यक 24 है तो x का मान है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या यहाँ पर 10 है, तो n बराबर 10 है यानी सम है। तो यहाँ पर माध्यक का सूत्र हो जाएगा n/2वां पद धन n/2 प्लस 1वां पद। n/2 यानी 10/2वां पद अर्थात 5वां पद धन 10/2 धन 1 यानी 5 धन 1 6वां पद बटा 2। 5वां पद देखेंगे, 5वां पद है 21 और 6वां पद है 2x ऋण 13 बटा 2। अब आपको जो माध्यक है उसका मान दिया गया है 24, तो यहाँ पर आप 24 लिखेंगे बराबर 21 में 13 कम करेंगे तो मिलेगा 8 और बचा धन 2x बटा 2। 2 से 24 को गुणा करेंगे और यहाँ बचेगा 8 धन 2x बराबर 2 गुणा 24 का मान होगा 48। 2x बराबर आ जाएगा 48 ऋण 8 यानी 2x बराबर 40 और x बराबर आ जाएगा 40/2 यानी 20। तो x का मान होगा 20 यानी विकल्प 3 सही है। 52, यदि पहली 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का k गुना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली 20 सम प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम देखें तो वह होंगी 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। लास्ट जो सम प्राकृतिक संख्या होगी वह होगी 40। तो यदि हम इनका योग ज्ञात करें तो आप इसमें समांतर श्रेणी का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो n हमारे पास है 20, a यानी पहला पद है 2, l है 40। 2 से 20 कटेगा 10 बार, बचा 10 गुणा 2 धन 40 यानी 42। 42 गुणा 10 करेंगे 420। अब हम देखेंगे पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो वे होंगी 1, 3, 5 अप टू सो ऑन। जो लास्ट 20वीं विषम संख्या होगी वह होगी 39। तो यहाँ पर भी हम यही सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस l। n होगा 20 और a यहाँ पर है 1 और l है 39। 2 से 20 10 बार कटेगा तो यह बचा 10 गुणा 1 धन 39 यानी 40। 10 गुणा 40 करेंगे 400। अब प्रश्न के अनुसार आपको दिया गया है कि सम संख्याओं का योग यानी 420 जो है वह विषम संख्याओं के योग यानी 400 का k गुना है, अर्थात 400 k बराबर 420। तो k बराबर आ जाएगा 420 बटा 400। तो इसको आप हल करेंगे, यह आ जाएगा 21/20 यानी विकल्प 4 सही है। प्रश्न 53, दो सर्वांगसम वृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 20 अंश के कोण बनाते हैं तो चापों की लंबाइयों का अनुपात होगा। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है θ/360 गुणा 2 पाई r। तो पहले चाप की लंबाई हो जाएगी थीटा, आपको दिया है 60/360 गुणा 2 पाई r। और दूसरे चाप की लंबाई आ जाएगी थीटा यानी 20/360 गुणा 2 पाई r। दोनों की त्रिज्या समान है क्योंकि दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं। अब आपको L1/L2 ज्ञात करना है तो यह हो जाएगा 60/360 गुणा 2 पाई r बटा 20/360 गुणा 2 पाई r। इसे आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3/1। तो उत्तर आएगा 3:1। प्रश्न 54, दी गई आकृति में व्यास AD बराबर 34 सेमी वाले एक वृत्त का केंद्र O है। यदि AB 30 सेमी है और OC परपेंडिकुलर AB है तो OC होगा। तो हमें A से लेकर B तक दिया गया है 30 सेमी, तो A से C तक की दूरी होगी 30/2 यानी 15 सेमी और
ए डी हमें दिया गया है 34, ए ओ उसका आधा यानी 17 सेमी होगा, और हमें दिया गया है ओ सी जो है ए बी पर लंब है, तो यह कोण 90 अंश का होगा। तो ए सी ओ एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से आपको ओ सी बराबर मिलेगा वर्गमूल 17 का वर्ग ऋण 15 का वर्ग। इसे हल करने पर मिलेगा 8। तो ओसी की लंबाई आ जाएगी 8 सेमी। 55 यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण AOB 90 अंश और कोण ABC 30 अंश है तो कोण CAB बराबर है। तो आपने कोण CAB का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 अंश है, तो चाप AB द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण 90 का आधा होगा, यानी यह कोण 45 अंश का होगा। अब आपको त्रिभुज ABC में यह जो कोण है ABC यह दिया है 30 अंश और यह कोण 45 आपको ज्ञात हो चुका है। तीसरा कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 180 में से आप 45 धन 30 यानी 75 को घटाएंगे तो यह 105 प्राप्त होगा। तो कोण CAB का मान 105 अंश होगा। प्रश्न 56 दी गई आकृति में ऊंचाइयों H1 व H2 की दो मीनारें AB और CD अपने पादों को मिलाने वाले रेखाखंड AC के मध्य बिंदु O पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती है, तब H1 बटा H2 है। तो सबसे पहले तो देखिए OA और OC आपस में बराबर होंगे क्योंकि बिंदु O AC का मध्य बिंदु है। माना ये दोनों दूरियां x हैं। तो आप आइए त्रिभुज AOB में यहाँ पर AB बटा OA बराबर होगा tan 30 अंश। AB दिया है H1, OA हमने माना है x, यह बराबर आएगा tan 30 यानी 1 बटा वर्गमूल 3। तो यहाँ से आप H1 ज्ञात कर लेंगे जो कि आएगा x बटा वर्गमूल 3। इसी प्रकार आप समकोण त्रिभुज OCD में जाएंगे, यहाँ से आएगा H2 बटा x बराबर tan 60। H2 बटा x बराबर tan 60 का मान √3, तो H2 बराबर आ जाएगा x वर्गमूल 3। अब हमें H1 बटा H2 ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा x बटा वर्गमूल 3 बटा x वर्गमूल 3। इसके नीचे आप बटा 1 मान लेंगे, तो H1 बटा H2 बराबर हो जाएगा x बटा वर्गमूल 3। इस बटा को हम गुणा में बदलेंगे तो यह भिन्न पलट जाएगी, तो यह आएगा 1 बटा x वर्गमूल 3। x से x कटेगा, ऊपर बचा 1 और नीचे वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुणा करेंगे तो 3, 1 बटा 3 अर्थात 1 वर्गमूल 3। प्रश्न 57 यदि PE बार घटना E नहीं दर्शाता है तो जो PE बार है वह नहीं होने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। तो आपसे नीचे 7 सूत्र दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो हम जानते हैं कि घटना होने की प्रायिकता और घटना न होने की प्रायिकता का जो योग है वह 1 होता है, यानी विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न 58 दिए गए बंटन का बहुलक है, तो बहुलक जो होता है वह सर्वाधिक बारंबारता वाला पद होता है। तो सर्वाधिक बारंबारता 13 है जो कि 138 वाले पद की है, तो इस बंटन का बहुलक होगा 138। प्रश्न 59 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 32 है, 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 35 है, 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य क्या है। तो सबसे पहले हम 10 विद्यार्थियों के अंकों का योग ज्ञात करेंगे, यह बराबर होगा 10 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य गुणा 10 यानी 320। इसी प्रकार हम 5 विद्यार्थियों के अंकों का योग ज्ञात करेंगे जो कि 5 विद्यार्थियों का माध्य यानी 35 गुणा 5 के बराबर होगा। 35 और 5 को गुणा करेंगे तो 175 प्राप्त होगा। अब दोनों ओर हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 15 विद्यार्थियों के अंकों का योग, 320 और 175 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 495। अब हमें 15 विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर हो जाएगा योग बटा प्रेक्षणों की संख्या।
15 का भाग 495 में देंगे जो कि 33 टाइम जाएगा, तो विकल्प 3 सही होगा। अंतिम प्रश्न है, एक थैले में 4 लाल 5 हरी 6 नीली गेंदें हैं। थैले से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। गेंद की हरी न होने की प्रायिकता है। गेंद की हरे रंग की न होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या आएगी 4 धन 6 यानी 10, और कुल संभव परिणामों की संख्या होगी 4 धन 5 धन 6 यानी 15। तो हरी न होने की प्रायिकता आ जाएगी 10/15। 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 2/3। विकल्प 2 सही होगा।